नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 5 है ये। और ये है क्लास 9 का। चलिए आज हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है और इस पे समुदाय किस प्रकार से आश्रित होते हैं, किस प्रकार के जंगल होते हैं, वन होते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने जंगल में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाए हैं जिससे वो अच्छे से जीवन जी सकें। साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है और जो हमारी संपदा है उसकी रक्षा हो सके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन क्या होते हैं। तो आपके मन में भी ये विचार आता होगा, वन। वन कहने से हर किसी के मन में एक तरह का भाव पैदा होता है, एक तरह का दृश्य पैदा होता है। तो आपके मन में भी कोई ना कोई दृश्य पैदा होगा जिस पे आप विचार करिए और फिर हम देखते हैं कि वो विचार आपसे कितना मिलता है और कितना हम उसे समझ सकते हैं। वन जो होता है मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है और प्राचीन समय में 100% स्थान पे जो पृथ्वी था उसमें वन थे। जब बहुत पहले की बात है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, जो हमारी धरती है, ये पृथ्वी है, जो हमने देखा है कि पृथ्वी गोल है और इस पे बहुत सारे समुद्र हैं, नदियां हैं, बहुत सारे प्रकार के स्थान हैं, पहाड़ हैं। साथ ही साथ उन सभी स्थानों पर वन पहले हुआ करते थे। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता के विकास में आगे बढ़ते गया और फिर वनों की कटाई होने लगी। जो हमारे पेड़ थे वो धीरे धीरे काटे जाने लगे और उनके स्थानों को ले लिया बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने और बड़े बड़े कल कारखानों ने ले लिया स्थान और फिर जंगल कम हो गए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वन होता क्या है। वन जो होता है साधारणतः कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वृक्ष होते हैं, ये सीधी समझी हुई बात है। जंगली जानवर होते हैं, लोग रहते हैं घर बनाकर, लोग या मनुष्य। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां होती है। साथ में कुछ जंगलों के बीच में पहाड़ी भी आपको मिल सकती है, छोटे पहाड़ पर्वत आपको मिल जाएंगे, नदी मिल जाएगी। इस प्रकार की ये स्थिति कमोबेश होती है जंगलों की। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विचार हैं। और इसके साथ साथ जो मनुष्य है, तो कुछ मनुष्य जो हैं वो जंगलों को पसंद करते हैं, कुछ मनुष्य जंगलों से दूर भागते हैं। क्योंकि ये इस प्रकार का स्थान होता है जहाँ से कुछ लोगों को डर लगता है क्योंकि वहाँ जंगली जानवर होते हैं, सन्नाटा होता है। कुछ लोगों को वो स्थान बहुत पसंद आते हैं। वहाँ पे जाने पर आपको मन की शांति मिलती है और इसके साथ साथ कई चीज़ें भी मिलती हैं, कंदमूल फल लकड़ी इत्यादि होते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात इसके बारे में विचार है। जो जैसे लकड़ी का कारोबार करता है उसके लिए वहाँ लकड़ी मिलती है जिससे वो अपने फर्नीचर और अन्य चीज़ें बना सकता है। जो व्यक्ति फल फूल खाता है उसे जंगल में फल फूल मिलता है। और जो जैसे मान लीजिए घूमने वाले लोग हैं तो उनको वहाँ पे मनोरंजन होता है, मन की शांति मिलती है। तो अलग अलग लोगों के लिए इस जंगल की अवधारणा अलग अलग होती है। मूलतः जो जंगल होता है या वन होता है, वन को जो मानने का तरीका है वो ये माना जा सकता है कि जो वन है वो कई किलोमीटर तक फैला है। वन क्या है, आप देख सकते हैं वन क्या है। तो जो मूल तरीका है या मूल अवधारणा आप समझ सकते हैं कि वन होता क्या है। वन होता है जो कई किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक फैला हो, सबसे पहले। दूसरी बात है वहां पर पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगे हों। प्राकृतिक रूप से हो अर्थात इसका मतलब है कि वो प्राकृतिक रूप से उगे हों, किसी ने उन्हें जमीन में गड्ढे खोद के उगाया ना हो, बल्कि वो खुद अपने आप वहाँ पर उगे होंगे। या तो चिड़ियों ने उन्हें उनके बीज को ले आए या कि वहाँ पे जो और पेड़ पौधे हैं उनके बीज जमीन पर आए और वो जगते गए क्रमबद्ध तरीके से नहीं बल्कि अनियंत्रित तरीके से फैले हुए, तो इसे हम कहेंगे वन। इसके अलावा वन जो होते हैं वहाँ पे जो अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं, वृक्ष की प्रजातियां,
वो अलग अलग होती है। अर्थात कई प्रकार के आपको वृक्ष मिल जाएंगे और ऐसे भी वृक्ष मिलेंगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, जो कि इस प्रकार से होगा कि उन्हें आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा वो ही बता पाएगा कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा पौधा है। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से विविधता कह सकते हैं, जैव विविधता होगी। और यहाँ पे आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा आपको मिल सकता है समुदाय, और ये वो समुदाय होंगे जो इन जंगलों पर आश्रित हों और उन्होंने इसके निर्माण में कुछ अपना योगदान इस तरह से ना दिया हो कि उन्होंने उसे कृत्रिम रूप से बनाया हो। अर्थात ये इस प्रकार से होगा कि वृक्ष और जो जंगल है वो तो है, और ये जो समुदाय है वो उस पर आश्रित हैं। उन्होंने कृषि के रूप में इसे नहीं बनाया है, बल्कि जंगल जो है वो खुद बने हुए हैं और ये लोग उस पर आश्रित हैं। हो सकता है जैसे मान लीजिए 300 एकड़ या बहुत बड़ी ज़मीन, या मान लीजिए 100 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ इस प्रकार का क्षेत्र हो सकता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, या छोटा क्षेत्र भी हो सकता है, 25 किलोमीटर का, आपका 20 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का जंगल, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन ये फैला कई किलोमीटर में होगा। बहुत बड़े जंगल तो अभी आपको नहीं मिलेंगे, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर इस प्रकार के होंगे, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन छोटे जंगल आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, जैसे जंगलों की आबादी होती थी, बहुत ही सारे जंगल फैले थे। जैसे मान लीजिए जंगल हिस्से में बढ़ गए, यहाँ शहर बच गया, कुछ यहाँ पे शहर आ गया, यहाँ पर फिर जंगल है, फिर यहाँ पर शहर बच गया, गांव बच गया, फिर जंगल यहाँ पे। तो ये इस तरह से अब टुकड़ों में भी मिल जाएंगे आपको जंगल। कुछ यहाँ पे बस्ती जुड़ी हुई है, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। तो जो छोटी बस्ती है उसके बीच जो जंगल होता है वो जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन जो बहुत बड़े शहर जैसे बन गए हैं और उसके बीच में दोनों हिस्से में जंगल है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आपको जंगल मिलेंगे। लेकिन कमोबेश जो है जंगल की परिभाषा जो है, वन की परिभाषा इस तरह से होगी, कई किलोमीटर में फैला होगा, उसमें जो पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से उगे होंगे, साथ ही साथ विविधता आपको मिलेगी, जानवर मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ मनुष्य मिल सकते हैं जो वहाँ रहते हैं, छोटे छोटे गांव बनाकर, झोपड़ी बनाकर वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं। तो समुदाय जो होते हैं, कबीले, इसके साथ साथ आदिवासी जो लोग होते हैं वो भी वहाँ रह सकते हैं। तो ये है मुख्य तौर पे वन की परिभाषा। तो ये जो है वन जो होते हैं, तो सभ्यता के साथ साथ वन की जो भी, जैसे भारत के हालात हैं तो लगभग 23% हिस्से पर वन है। या देख सकते हैं कि ये बहुत कम है, होना चाहिए देश में लगभग 33% होना चाहिए वन, लेकिन उपलब्ध वन है जो वो है सिर्फ 23%। धीरे धीरे कट के वो कम हो गए। मनुष्य ने सभ्यता के विकास के साथ साथ पेड़ों को काटना प्रारंभ किया, वहाँ पे अपने साधन लगाने प्रारंभ किए, कल कारखाने लग गए, फैक्ट्रियाँ लग गई, बस्तियाँ बस गई, नगर बस गए, गांव बस गए, बड़े हो गए गांव, और साथ ही साथ खेल के मैदान, अन्य प्रकार के क्रियाकलाप के लिए मनुष्य ने वन को कम कर दिया। तो धीरे धीरे कम होने लगा। तो जो आप देख सकते हैं कि जो उपलब्ध है हमारे पास 23% उपलब्ध है, लेकिन होना चाहिए नियम के हिसाब से, या समझिए कि मानव सभ्यता के पूर्ण तरीके से वन के उपलब्धता के आधार पे और साथ ही साथ आवश्यकता के हिसाब से, जो मनुष्य की आवश्यकता है न प्राकृतिक तौर पे, अगर 33% वन होते हैं तो बहुत अच्छा है, वातावरण शुद्ध रहेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ वन होने नहीं चाहिए, इनमें पेड़ पौधे भी होने चाहिए, तब ये वन काम के होंगे। उजाड़ वन यदि होंगे, मान लीजिए वन है आपका, लगभग 30 किलोमीटर का वन है और वहाँ पे 20 किलोमीटर में पेड़ ही नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर में है, तो वो वन किसी काम का नहीं है। वृक्षारोपण होना चाहिए और साथ ही साथ पूरा उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, तो वो वन काम का है। तो इस प्रकार से आज की स्थिति में 23% वन है। और ये जो वन कम होने का काम हुआ है वो पिछले 150 वर्षों में हुआ है। लगभग माना जाता है कि 150 वर्षों में वनों की तादाद बहुत घटी है, इसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी होती है। तो जो वन है इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है कि कितने वो वन सघन है, अर्थात सघनता कितने वहाँ पे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, साथ ही साथ जो सघनता है उसके आधार पे वर्गीकरण जो है वन का।
पहला तो सघनता के आधार पे, दूसरा जैव विविधता जो है किस प्रकार की वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। जैव विविधता आप समझ सकते हैं कि जो प्रजाति है पेड़ों की प्रजाति, उसमें भी अंतर होता है। अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, आम का पेड़ होगा, अमरूद का पेड़ होगा, बेर होगा, बबूल का पेड़ होगा और अन्य प्रकार के जंगली जो साल, सागौन और अन्य प्रकार की प्रजातियां जो होती हैं पेड़ पौधों की, वो इसको विविधता दिखाएंगी। वनस्पति जो हैं उसके आधार पे। इसके साथ साथ जो वन है वो उजाड़ वन हो सकते हैं, विकृत वन भी हो सकते हैं। इस प्रकार के वन होते हैं जिसे बिगाड़ दिया गया है, उस प्रकार से आप इसको भी डिसाइड कर सकते हैं कि साथ ही साथ खुले वन जो हैं वो भी हो सकते हैं। ये अलग अलग तरह के वनों के प्रकार हैं। तो बहुत घने वन हो सकते हैं, विरल वन हो सकते हैं, उजाड़ भी हो सकते हैं। ये अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं। और जो मुख्य तौर पे एक प्रशासकीय व्यवस्था है उसके आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रशासकीय प्रकार है। प्रशासकीय इसलिए किया जाता है कि इससे ये पता चलता है कि हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं सरकारी नियमों कानूनों के तहत। तो इस प्रक्रिया में 3 प्रकार से वनों को रखा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा प्रकार है संरक्षित वन। तो आरक्षित वन आप समझ सकते हैं, रक्षित वन। तो जो आरक्षित वन होता है उन आरक्षित वनों में न तो कोई पेड़ काट सकता है, न तो कोई किसी प्रकार से वहां पे उपयोग कर सकता है। और एक होता है अवर्गीकृत। ये समझते हैं कि जो आरक्षित वन होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये ऐसे वन होते हैं जिसपे सरकार ने पूर्ण रूप से उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न तो कोई यहाँ से पेड़ काट सकता है, न कि अन्य संपदा को वहां से ले सकता है, न तो जानवरों को वहाँ घास होता है क्योंकि जंगल में घास होते हैं। तो उन स्थानों पे जहाँ पे आरक्षित वन होते हैं तो जंगली जानवरों को भी घास इत्यादि चरने से मनाही होती है। चरवाहों को कहा जाता है कि जो आरक्षित वन का क्षेत्र है पूर्ण रूप से आरक्षित। आरक्षित का अर्थ है कि सिर्फ वो वन रहेंगे, उनका किसी भी तरह से मानवीय दक्ष उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। मानव जो है वहाँ पे कोई प्रक्रिया अपनी नहीं कर सकता। दूसरा होता है रक्षित वन। रक्षित वन इस प्रकार के वन होते हैं कि जिनमें एक लिमिटेड तरीके से कार्य किया जा सकता है। वहाँ की लकड़ियों को बीना जा सकता है, कंदमूल फलों को लिया जा सकता है और वहाँ पे मनुष्य का आवागमन हो सकता है। और इन वनों पे जो घास है उसे लिया जा सकता है, लेकिन पेड़ इत्यादि काटने पर रोक लगी होती है। तो ये जो वन होते हैं, जो रक्षित वन होते हैं, देश में लगभग 29.2% क्षेत्र के वन इसी प्रकार के हैं। ये जो वन है हमारे, तो जो आरक्षित वन है लगभग 54.4% वन जो है वो आरक्षित में है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की मानवीय प्रक्रिया, मानवीय हस्तक्षेप का दखल बंद है। दूसरा है रक्षित वन, जहाँ पे लिमिटेड तरीके से अर्थात कंदमूल फल लकड़ियों को लिया जा सकता है, जो लकड़ियाँ गिर जाती है उनको लिया जा सकता है, काटा नहीं जाएगा। घासों को लिया जा सकता है और साथ ही साथ जो वहाँ के जो उत्पाद होते हैं, जैसे मान लीजिए हर्रा बहरा और महुआ इत्यादि जैसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें लिया जा सकता है, बीना जा सकता है, लेकिन काटा नहीं जा सकता। साथ ही साथ पेड़ों को भी नहीं काटा जा सकता। तो ये होता है रक्षित वन। इसके अलावा तीसरा प्रकार होता है अवर्गीकृत वन, जो कि पूरी तरह से ओपन होता है और इस पे मनुष्य जा सकता है, यहाँ के पेड़ों को भी काट सकता है, साथ ही साथ यहाँ घास चरा सकता है, जानवरों को ले जा सकता है और अन्य प्रक्रियाएं कर सकता है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे लकड़ी काटने की छूट होती है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि इनको काट के वहाँ पे खेत बना लिया जाए। लकड़ियाँ आप ले सकते हैं, वो भी लिमिटेड मात्रा में, इसमें भी रोक लगा होता है। अवर्गीकृत है लेकिन फिर भी नियम कानूनों के तहत परमिशन लेकर लकड़ी इत्यादि को काटा जा सकता है। तो जो पेड़ काटना है उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। लकड़ियों को काटने के लिए जैसे पेड़ की झाड़ियाँ इत्यादि काटनी है तो वहाँ पे परमिशन नहीं लेना पड़ता, लेकिन अगर पेड़ को काटना है या कुछ प्रक्रिया करनी है तो इसके लिए अवर्गीकृत वनों में भी कुछ हद तक नियम कानून इस तरह के होते हैं जिनका पालन किया जाता है।
तो जो वन होते हैं, तो अब जो स्थिति है उसमें देखने में आती है कि ज़्यादातर जो वन हैं वो एक क्षेत्र में जैसे बसे हुए हैं, तो वो बढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन घटते जा रहे हैं, उनकी आबादी कम होती जा रही है। और मानवीय दखल पूरे वनों पे लगभग हो गया है, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को उन पे निर्भरता रहनी पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन आश्रित समुदाय, चूँकि आश्रित वन पे हम सभी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ और वहाँ पे रहने वाले लोग भी हैं। और इस वन आश्रित समुदाय से आशय है कि जो व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं, जंगल के बीच में अपना घर बना के रहते हैं, उन्हें वन आश्रित समुदाय कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन होते किस प्रकार के। तो जैसा हमने पहले देखा है, हमने पहले पार्ट में देखा था कि भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है और भारत अलग अलग तरीके से किस प्रकार से बना हुआ है। तो हमने देखा था भारत के कुछ हिस्से जो हैं वो पहाड़ हैं, कुछ मैदान हैं, समुद्र तट है, मरुस्थल है। ये हमने अपने पहले पार्ट में पढ़ा था। तो ये अलग अलग प्रकार की परिस्थिति है और इसी के आधार पर जो वन हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहाड़ी एरिया है ये असम इत्यादि का एरिया है, तो यहाँ आपको मिलेंगे पर्वतीय वन। जो मैदान क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं, इस तरफ मैदान क्षेत्र है, यहाँ आपको मिलेंगे मानसूनी वन। मानसूनी वन जो मिलेंगे क्योंकि ये मानसून पर आधारित हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मानसूनी वन मिलेंगे। समुद्र के किनारे ये जो समुद्र का एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के तीन तरफ समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, तो यहाँ आपको तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेंगे जो समुद्री तट के किनारे के वन, तटवर्ती वन आप कह सकते हैं जिसे, या आप दूसरे नाम से भी उसे जान सकते हैं कि इसे समुद्र तटीय वन कहेंगे। ये आपके समुद्र तटीय वन हो सकते हैं। जो पर्वतीय वन हमने देखा, मानसूनी वन जो होते हैं वो मानसून पे आधारित रहते हैं, मानसून के आधार पे उनका जीवन चलता है। कुछ वन जो होते हैं जैसे मैदानी एरिया इत्यादि जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के वन हैं वो हैं। उसके अलावा इन वनों को जो दूसरे तरीके हैं, जहाँ पे बहुत पानी गिरता है तो वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ये ऐसे स्थान होते हैं क्योंकि हमने देखा है कि भूमध्य रेखा भारत के पास से होकर गुजरती है। तो जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, हमने पहले देखा था जो असम और कुछ क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हमेशा होते रहती है। साल में 2-3 महीने बारिश बंद होती है लेकिन बाकी समय में बारिश होती रहती है। और इस प्रकार के स्थान पे हल्की हल्की बारिश होती ही रहती है। तो इस प्रकार के स्थानों पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे। जो ये वन है ये सदाबहार होते हैं। सदाबहार से आशय है कि ये जो वन है यहाँ पे हमेशा हरियाली रहती है, अर्थात जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो हमेशा पत्ते गिरते हैं उसमें से और फिर नए पत्ते आते हैं। साल भर ये घने जंगलों की तरह होते हैं और यहाँ पे जब बारिश होती है तो बारिश तो होती ही रहती है, तो पेड़ों को पानी मिल जाता है और इस कारण इस प्रकार के क्षेत्र में ये जो वन हैं सदाबहार हरित वन जो हैं ये आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में, और असम के आसपास के क्षेत्र जो इस तरफ हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। और ऐसे स्थानों पर बांस, बेत, जामुन, गुर्जन ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, साथ ही साथ सेमल, कदम, हल्दू, शीशम और आम के वृक्ष भी मिलेंगे। चूँकि ये सदाबहार वन है तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है साल में। और ये जो है बारिश होने के कारण इसमें हमेशा जो पेड़ पौधे हैं वो निरंतर पानी पाते हैं, बहुत घने होते हैं और जो पेड़ों की श्रृंखला है वो लगातार बढ़ती है। वहाँ पर थोड़ा दलदली एरिया भी होता है तो ज़मीन जो है वो नम रहती है बहुत हद तक, तो इससे घास इत्यादि भी है वो उनको वहाँ पे बढ़ने का अवसर मिलता है और इसी कारण से उन जंगलों को
सदाबहार वन कहा जाता है, अर्थात जिसमें हरियाली सदैव होती है, ये है सदाबहार वन। और ये वन बहुत कम है, सीमित हैं, क्योंकि यहाँ आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इत्यादि के आसपास इस प्रकार के वन देख पाएंगे, चूँकि ये द्वीप क्षेत्र हैं जो समुद्र में हैं, और साथ ही साथ असम का क्षेत्र भी है जो जहाँ पे बारिश होती है, तो ये वन वहाँ पे बन पाते हैं, बहुत लिमिटेड एरिया है। उसके बाद आता है मानसूनी पतझड़ वन। तो इसके नाम से आप समझ जाएंगे, हमने पहला बताया उष्णकटिबंधीय, दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन। मानसून जब आता है, अर्थात हमने बताया था जून जुलाई के आसपास से सितंबर के आसपास तक बारिश होता है पूरे देश में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बारिश होता है, और उसी के आधार पे पेड़ पौधे भी अपना जीवन जीते हैं। जब मानसून होता है तो वहाँ पे हरियाली आ जाती है, और जब मानसून बंद होता है अर्थात दिसंबर का मौसम आता है, तो पानी मिलना उन पेड़ पौधों को कम हो जाता है, जिसके कारण उनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो मानसून में दो प्रकार के वन होते हैं, एक तो होता है आर्द्र वन, ये आर्द्र मानसूनी वन इन्हें कह सकते हैं आप। तो ये जो होते हैं यहाँ पे भारी बारिश होती है, अर्थात दो प्रकार से हो सकती है, या तो कम बारिश मिलेगी या कि ज़्यादा होगी, आर्द्र होगा, और दूसरा होगा शुष्क। तो ये शुष्क मानसूनी वन ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मानसून से कम बारिश मिलती है। बारिश कितनी कम मिलेगी आपको, लगभग आपको मिलेगी ये 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होगी, तो आप आर्द्र मानसूनी मान सकते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश अगर मिलती है, और अगर 100 से 70 तक होती है, अर्थात 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो इस स्थानों को आप शुष्क मान सकते हैं, क्योंकि बारिश की मात्रा कम होती है। जो आर्द्र मानसूनी वन है वो इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपने मैदान क्षेत्र देखे हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग हैं, उत्तर प्रदेश है जो आपका इस तरफ मिलेगा आपको, बिहार है, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में ये मिलेगा। और इन स्थानों पर चूंकि पानी की मात्रा फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक तरह से समझा जाए कि ये पर्याप्त मात्रा उनको मिलती है, क्योंकि असम इत्यादि के क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है, लेकिन ये सीमित है, और अधिकतर क्षेत्र जो हैं वो मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आर्द्र मानसूनी जहाँ पे होगा, उन स्थानों पे वृक्ष मिलेंगे, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम और चंदन के पेड़ भी आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हल्की बारिश जो होती है, थोड़ी सी ज़्यादा समझिए, तो ये उपयुक्त होती है, और ऐसे स्थानों पर धान इत्यादि की पैदावार भी की जा सकती है, क्योंकि पानी पर्याप्त हो जाता है उस सीजन में पूरे तरीके से। और ये क्षेत्र जो होता है मानसूनी सदाबहार जो वन होता है, ये थोड़े से घने वन होते हैं, इनके पेड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जब पूछा जाएगा उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार हैं, तो पेड़ हैं वो, सॉरी, मानसूनी में पेड़ ऊंचे होते हैं। इनमें तो होते ही हैं, जो वन है सदाबहार उनमें तो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत घने होते हैं, तो ये साल भर हरे भरे रहते हैं। और यहाँ पे हर प्रकार के आपको मिलेंगे, जो उष्णकटिबंधीय है वहाँ पे आपको हर प्रकार की वनस्पति मिलेगी, क्योंकि ये लगातार पानी उन्हें मिलते रहता है। तो ये पेड़ पौधे लताएं बहुत घने होते हैं, हरे भरे होते हैं। मानसूनी जो होते हैं उसमें आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, तो ये जो पेड़ की जो गुण है उसके आधार पे बड़े पेड़ मिलेंगे आपको, लंबे पेड़ मिलेंगे यहाँ पे। जो आर्द्र है, क्योंकि यहाँ पानी उसे मिलता रहेगा बहुत समय तक और बहुत मात्रा में, तो पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं और घने पेड़ आपको मिलेंगे। और ये जो हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे आप जैसे जाएंगे तो आपको बहुत सारे सदाबहार पेड़ दिखाई देंगे, कुछ वहाँ पे हरे भरे रहते हैं और कुछ जो हैं इनके पत्ते झड़ जाते हैं जब गर्मी का मौसम आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे मौसम में इनके पत्ते झड़ते हैं। तो हल्के हल्के झड़ते हैं, लेकिन जो शुष्क मानसूनी है इसमें थोड़ा सा कम पानी मिलता है, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वे अपेक्षाकृत कम घने होते हैं, छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी आपको थोड़ी सी। जो आर्द्र मानसूनी क्षेत्र है उससे छोटी झाड़ियाँ अर्थात छोटे पेड़ मिलेंगे, और ये पेड़ जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, ये जो क्षेत्र है थोड़े से ये राजस्थान के आसपास हैं, तो इस प्रकार के क्षेत्र हैं। गुजरात है, पश्चिम मध्य प्रदेश जो राजस्थान के बाउंड्री से लगे हुए क्षेत्र हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। कर्नाटक में चूंकि पथरीला तरह का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है इस तरह का आपको यहाँ पे मिलेगा शुष्क मानसूनी, जिसमें 70 सेंटीमीटर से लेकर
100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, हल्का कम होता है। तो ये क्षेत्र है मैदानी एरिया जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का जो एरिया है, ये है आपका एरिया, जो ये वाला एरिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको इस तरह के वन मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान से लगे हुए बाउंड्री एरिया है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ आपको मिलेगा शुष्क मानसूनी वन। ये होगा आपका आर्द्र मानसूनी वन का एरिया, लगभग इस तरफ आप समझ सकते हैं, ये एरिया आपको आर्द्र मानसूनी का मिलेगा। ये आप देखिए यहाँ पे। और जो ये क्षेत्र है आपका, ये असम का क्षेत्र है, और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है, इन स्थानों पे आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय वन। और ये जो वन है, इसमें आपने देखा कि कम घने होंगे और हल्की सी वहाँ पे छोटे पेड़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, थोड़े छोटे पेड़ मिलेंगे। इसके बाद अगला स्थान आएगा जहाँ पे कम बारिश होती है। कम बारिश कहाँ पे होती है देश में, हमने पहले देखा था। ये राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मरुस्थल है और यहाँ पे कम बारिश होती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में बबूल, बेर, खैर जैसे कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ मिलती है और उन्हीं से जंगल बनता है। तो ये जो क्षेत्र है, इन जगहों पे बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये है आपका जो क्षेत्र है कांटेदार झाड़ी वाले वन। इसको मैंने लिखा नहीं है। कांटेदार झाड़ियों वाले। ये आपके कांटेदार झाड़ियों वाले जो वन होंगे, ये आपको मिलेंगे रेगिस्तानी एरिया में, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। और यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो बहुत कम साइज के होंगे और मोटे तने वाले होते हैं, मोटाई में छोटे होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग हो गए। जैसे आपका पहले हुआ मानसूनी वन, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, शुष्क मानसूनी थोड़े से छोटे, और उससे नीचे ये आपके कांटेदार झाड़ियों वाले और छोटे। तो ये क्रम आप बना सकते हैं, जो अंतर है पेड़ों पौधों का वो उस प्रकार से होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर इत्यादि भी नहीं होते, क्योंकि ये बहुत कम घने होते हैं और जानवरों को रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाता। और जो जंगल होते हैं वहाँ पे छायादार पेड़, फल फूल, वो सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाती है। और ये है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में। यहाँ इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के वन मिलेंगे। इसके बाद है समुद्र तटीय वन। समुद्र तट कहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये आपका समुद्र तट, ये आपका समुद्र तट आएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं ये पूरे समुद्र तट हैं। और यहाँ पे जो वन मिलते हैं उन्हें समुद्र तटीय वन कहा जाता है। ये जो बाउंड्री एरिया है, यहाँ पे आपको वन मिलेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है लगभग 150 से लेकर आपका 500 किलोमीटर तक का है। बहुत बड़ा एरिया है रहने के लिए। तो इन स्थानों पे भी वन आपको मिलते हैं। तो इन वनों को कहा जाता है समुद्र तटीय वन। और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो जमीन को, क्योंकि आप समझते हैं कि जो समुद्र होता है उसका पानी ऊपर नीचे होता है, वो आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो जो पेड़ है उन्होंने अपनी प्राकृतिक शक्ति इस प्रकार से विकसित कर ली है कि वो जब पानी की लहरें आती है और जाती हैं तो वो अपने आप को बांधे रह सकते हैं, जड़ों को इस प्रकार से उनका बंधा हुआ होता है। तो ये जो वनस्पति होती है, सुंदरी, केवड़ा और मैनग्रोवा के वन होते हैं, तो वो जो उनका जड़ होता है वो जमीन को बांध कर रखता है अपने आप से। कुछ ऊंचाई पे उनके पौधे के ऊपर पत्तियां होती है, नीचे में पूरा जड़ होता है और वो ज़मीन को बांध के रखता है। जब पानी की लहरें आती हैं फिर वापस जाती हैं तो भी वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं। तो ये जो वन होते हैं बहुत गहरे नहीं होते। और इसकी जो पौधे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, तो वहाँ पे जैसे सुंदरी है, केवड़ा, मैनग्रोव, ये जो हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं। तो उसी के कारण से ये उस स्थान पे रहते हैं। और ये जो वनस्पति होते हैं ये वो उस प्रकार की होती हैं कि वो नमकीन पानी को भी सह लेते हैं और फिर वो खड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है बहुत सारी चीज़ों को
कि वो प्रकृति के आधार पे, परिस्थितियों के आधार पे ढल जाते हैं और उसी प्रकार से ही अपना जीवन जीते हैं। जैसा मनुष्य होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार से जंगल में मिलने वाले अलग अलग तरह के वनस्पतियां जो हैं अपने आप को अनुकूलित बना लेती हैं। इसके बाद आता है पर्वतीय वन। पर्वत हमने देखा था कहाँ पे है, तो पर्वत जो है हिमालय के आसपास है। तो हिमालय का क्षेत्र जो यहाँ पे है ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र आपको मिलेगा। तो इस तरफ आपको पर्वतीय वन मिलेंगे। और ये वन किस प्रकार से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में घर किस प्रकार से बनाते हैं, शंकु की तरह। तो उसी प्रकार से ये वनस्पतियाँ भी शंकु की तरह होती हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो शंकु की तरह के होते हैं। साल भर यहाँ पे बर्फ होता है। कुछ निचले इलाके जो होते हैं, अर्थात ऊपर में तो आपको पूरे जैसे पहाड़ है बड़ा वाला हिमालय का जैसे पर्वत है, तो वहाँ पे ऊपर में तो आपको सिर्फ बर्फ दिखाई देगा, बर्फ ही होगा, वहाँ पे पेड़ रह नहीं सकता। तो नीचे के एरिया में जब आएंगे वहाँ पे, तो नीचे के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन रहेंगे जो सदाबहार की तरह रहते हैं, हमेशा रहते हैं। चीड़, देवदार ये पौधे होते हैं। और उससे नीचे थोड़े से चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष इत्यादि होते हैं, जो कि वहाँ के लिए अनुकूलित होते हैं, बर्फ क्षेत्र के अनुकूलित होते हैं। तो हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा बारिश होती है। हमने देखा था उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इसे तो आप याद कर लीजिए चूँकि ये आपको देखना पड़ेगा। तो अभी देखिए पूर्वी क्षेत्र ये हुआ, पश्चिम क्षेत्र ये हुआ, ये आप समझ सकते हैं। तो जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पश्चिम के अपेक्षा अधिक बारिश होती है, इस तरफ के क्षेत्र में बारिश अधिक होगी, आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी। तो इसी प्रकार से वो भी अनुकूलित होते हैं। और इसी के कारण आपने किस्सा भी सुना होगा कि जो हनुमान जी थे वो हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उस क्षेत्र से लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ होता है, पानी होता है और साथ ही साथ अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ होती है। तो भिन्न प्रकार की वनस्पति वहाँ पे उगती है, बहुत सारी संरक्षित। और जो अ, ये समझना चाहिए कि वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आवागमन नहीं होता। तो जो प्रजातियाँ हैं पूरे देश में जो फैली हुई है, वहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ सुरक्षित हैं, बहुत सारे को अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और ये जो एरिया है बहुत ही उपयोगी होता है आयुर्वेद के हिसाब से भी, और बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ और अन्य चीज़ें भी उस प्रकार के वनों में मिलती है। तो ये मिला जुला जंगल होता है। और यहाँ पे जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी पत्तियों के होते हैं, बहुत सारे चीड़ इत्यादि के भी होते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब बर्फ पिघलता है तो वहाँ पे उस स्थानों पे घास भी उग जाती है। तो यहाँ पे न सिर्फ इस प्रकार के पेड़ होते हैं जो कोणधारी होते हैं, बल्कि घास भी उसमें आता है। और चूंकि बर्फ पिघलता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको पानी साल भर मिलेगा। तो उसी के आधार पे वनस्पति भी होता है। और अब हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के वन किस प्रकार से, क्योंकि हमने पूरे देश का देखा कि अलग अलग परिस्थितियां हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो मानसून पर आश्रित है, तो यहाँ पे मानसूनी प्रकार का वन होता है, आर्द्र प्रकार का वन होता है। क्योंकि बारिश जो हमारे यहाँ होती है वो ये मानसूनी पतझड़ वन कह सकते हैं, जिसे हमने अभी देखा था। हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के वन कैसे होते हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ पे जो वन होते हैं वो मानसूनी पतझड़ वन होते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र यहाँ पे है। और हमने देखा यहाँ पे आपको मानसूनी पतझड़ वन मिलेंगे। और वो कैसे होंगे, आर्द्र। आर्द्र से आप समझ सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको ऐसे वन मिलेंगे। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे राज्य में लगभग 44% क्षेत्र पर वन है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में वन है। और यहाँ पे 43% जो क्षेत्र है ये आरक्षित है, जहाँ पर कोई क्रियाकलाप मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। न तो पेड़ काट सकते हैं, न तो यहाँ पे पशुओं को चराई के लिए भेज सकते हैं। ये है आरक्षित वन, अर्थात ये ऐसे वन हैं जहाँ मानव का प्रवेश वर्जित है।
मानव को कोई कार्य नहीं करना है। इसके अलावा 40% क्षेत्र जो है वो संरक्षित है और इस जगह पे लिमिटेड काम हो सकता है। लोग कंदमूल फल ले सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, बीन सकते हैं और वहाँ पे अपने जानवरों को चरा सकते हैं। तो 17% वन है। इसके अलावा जो बचा हुआ 17% है ये अवर्गीकृत है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि लगभग 83% वन जो है एक तरह से जो अवर्गीकृत के अलावा है और कुल मिलाकर 43% पे आपको कोई काम नहीं करना है और हमारे पास 44% क्षेत्र वन है। हम इसका बहुत बड़ा हिस्सा आरक्षित के रूप में रखा हुआ है और इसी के कारण से यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जो क्षेत्र हैं मुख्य तौर पे आर्द्र वन भी है और इसमें आपको शुष्क वन भी मिलेंगे, दोनों का मिक्स मिलेगा। जो आर्द्र वन है वो आपको जसपुर, समरीपाट, पूरी बुंदेलखंड, बघेलखंड कहना चाहिए और दंडाकारण्य में मिलेगा। आपने जसपुर को सुना होगा कि वहाँ पे बर्फ भी जमती है। और इसके अलावा जो शुष्क है, शुष्क मानसूनी वन भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। और शुष्क मानसूनी वन जो है ये दो प्रकार हमने देखे थे, आर्द्र और शुष्क। तो जो शुष्क वन मिलेंगे आपको, जो शुष्क पतझड़ वन है तो छत्तीसगढ़ के मैदान तथा पश्चिमी भाग में हमने फिर देखा, पश्चिम पूर्व पश्चिम आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले देखा था कि कौन से एरिया हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है जो ग्रीन में बना हुआ है यहाँ पे आप यहाँ समझ सकते हैं। ये जो क्षेत्र है हल्का सा लगा हुआ, ये वाला क्षेत्र इस तरफ आपको मिलेगा शुष्क मानसूनी पतझड़ वन। पतझड़ अर्थात यहाँ पे पेड़ ऐसे होते हैं जो कि जब बरसात आता है तब पेड़ पर रहते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो कुछ पत्ते झड़ जाते हैं और इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं, सूख गए हैं, सूख के गिर जाते हैं। चूँकि पेड़ों से पत्तियाँ तो गिरती है, लेकिन जो पतझड़ वन है वहाँ पे आप देखेंगे कि जब गर्मी का मौसम होगा तो पूरी पत्तियाँ भर जाएंगी। जो सदाबहार वन है उसमें उस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिखाई देती, वो हरा भरा ही दिखाई देता है। बहुत कम पत्ते हैं जो ज़मीन पे दिखाई देंगे, लेकिन जो पतझड़ वन है वहाँ पे आपको पत्ते बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। तेंदुपत्ता इत्यादि बीनने का काम भी होता है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि तेंदुपत्ता बीना जाता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं और उनको इकट्ठा किया जाता है आदिवासी समुदाय और अन्य लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए। तो जो यहाँ पे कई प्रकार के वन मिलते हैं और प्रजातियों के आधार पे आपको मिलेंगे। साल के वन मिलेंगे, साल वन मिलेगा, सागौन का वन मिलेगा। अर्थात उस वन पे इन प्रजातियों की अधिकता होती है और इन्हें साल, सागौन और मिश्रित वन भी होता है। मिश्रित में हर्रा बहरा बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां जो होती हैं वो मिलेंगी। जो साल के वन हैं वो आपको मिलेंगे बिलासपुर, कांकेर, गरियाबंद में भी साल के वन मिलेंगे। जो सागौन के वन हैं आपको मिल पाएंगे कवर्धा, चिल्फी घाटी इत्यादि है इस तरफ आप देख सकते हैं, नारायणपुर में मिलेगा। और कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ और अम्बागढ़ में भी सागौन के वृक्ष मिलते हैं। तो ये जो वन है वहाँ पे जिन चीज़ों की अधिकता होती है उस नाम से जाना जाता है तो ये मानसूनी वन ही, लेकिन इनको उस तरह से बांटा गया। साथ ही साथ मिश्रित वन में आपको आंवला, हर्रा, बेहड़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। इसके अलावा बांस के वन, चार प्रकार के वन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बांस के पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े, तो ये जो है कांकेर वन वृत्त में सरगुजा वन मंडल, यहाँ पे आपको बांस के मिलेंगे पेड़। तो ये अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। तो ये जो वन है चूँकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके होने से ही हमारी सभ्यता का विकास निर्धारित होता है। तो इनका संरक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। चूँकि हमने देखा है मनुष्य ने विकास के दौर में बहुत सारा कार्य किया है और उसमें सबसे सबसे बड़ा कार्य है उन्होंने पेड़ों को काटना प्रारंभ किया है। पेड़ों को काट कर आज से लगभग 150 वर्षों से, अर्थात समझिए
पिछले 150 वर्षों से वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हुई है, बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र हैं जब सन 1900 और उसके बाद समझ सकते हैं आप 1850 से 1900 और इधर भी समझ सकते हैं कि लगभग 150 साल है, तो अब कुल देश का 23% हिस्सा वन बच गया है। कुल भूमि का 23%। और नियमतः अर्थात मनुष्य के लिए आवश्यक है 33% भूमि पर वन हो, तो न सिर्फ हमें कंदमूल फल मिलेंगे, लकड़ी मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में, बल्कि पर्यावरण भी इस 33% होने से अधिक वह ठीक रहेगा। तो बहुत तेजी से लोगों ने काटा है, क्योंकि लोगों को आवश्यकता होती है लकड़ी की, जमीन की, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे ज़मीन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे लगाया जाता है। तो इन कारणों से लोग पेड़ को काटते हैं। और साथ ही साथ पुराने समय में क्या होता था, जब अंग्रेज़ों का शासन काल था, उस समय पे जो अंग्रेज़ थे वो भी बहुत सारे स्थानों पर जंगलों को काट कर वहाँ पे खेत बनाते गए और अधिक से अधिक लोगों को कृषि व्यापार अर्थात कृषि का व्यापार करने का आप समझ सकते हैं, उन्होंने व्यापार के रूप में इसे अपनाया। क्योंकि कृषि जो होता है मनुष्य को व्यापार की तरह नहीं करना चाहिए प्राकृतिक दृष्टि से, लेकिन आज के समय में विकास के लिए लोगों को ज़रूरत होती है अधिक से अधिक पैदावार करने की। और न सिर्फ वो जंगल को काटते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र के जंगल है, तो उन्होंने इतना हिस्सा काट लिया, यहाँ पे वो पैदावार करना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर फिर खाद का उपयोग करते हैं और अन्य प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं और अधिक से अधिक वहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो खेत बने रहे। पहले होती थी झूम खेती, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो लोग होते थे जंगल के लोग, वो क्या करते थे, जैसा पूरा जंगल है तो पहले छोटे से जगह पे खेती करते थे, कुछ एक साल खेती करने के बाद दूसरी जगह फिर जंगल बनाते थे, खेत बनाते थे और वहाँ पे जाकर खेती करते थे और इसको लगभग 12 वर्षों के लिए छोड़ देते थे। दूसरे स्थान पे जाते थे, यहाँ पे फिर पेड़ पौधे विकसित हो जाते थे। उसी प्रकार वो अलग अलग स्थान पे धीरे धीरे जाते थे और अलग अलग स्थान पे खेती करते थे और उसे छोड़ते जाते थे। इस प्रकार से वो क्रमबद्ध तरीके से चलता था। और जो जिस जगह को एक बार वो खेत बना लेते थे उसे 12 वर्ष तक छोड़ देते थे, दोबारा वहाँ पे खेती करने नहीं आते थे। और इसी कारण से वन में जो पर्यावरण संरक्षण का काम होता था, प्रजातियाँ जो थी वो सुरक्षित रहती थी, लेकिन बाद में मनुष्य ने उस समय को भी कम कर दिया, 7 साल 8 साल कर दिया, एक जगह दूसरी जगह झूम खेती जो करते थे वो करना कम कर दिए और फिर स्थायी तौर पे खेती करने लगे। और इस प्रकार के खेती करने के कारण जो जंगल है वो वापस विकसित नहीं होते थे। जैसा ये क्षेत्र इन्होंने खेत खेत बना लिया या किसी अन्य प्रयोजन से ले लिया, तो ये पूरा क्षेत्र उसी के लिए रिजर्व होगा, यहाँ पे अब जंगल नहीं आएंगे, पेड़ नहीं आएंगे। और यदि मनुष्य इस प्रकार से फिर उसे बढ़ा लिया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, तो ये जो जमीन है, तो जमीन तो बढ़ेगी नहीं, कोई रबड़ नहीं है कि धरती को आप खींच दो तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये धीरे 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 अब ये वन इतना ही बच गया। अब इससे यदि और आगे जाते हैं, मान लीजिए 23% ये बच गया है, बाकी तो हमने पूरा उपयोग कर लिया और ऐसा उपयोग किया कि अब फिर वहाँ पे जंगल नहीं आएगा, तो अब ये जो बचा हुआ जगह है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो विकास की दौड़ में भागते हुए, चूँकि वनोपज से बहुत सारी कमाई हुई, बहुत सारा वनोपज से धन प्राप्त हुआ और अन्य प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई, कंदमूल फल भी मिले, वनोपज भी मिले, तो इसका व्यावसायिक दहन बेतहाशा किया जा रहा है और ज़्यादा उपयोग 150 वर्षों में देखने को मिला। तो इसके कारण चूँकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके पास आय के साधन नहीं थे और लोगों ने इसी प्रकार से इसे अपना रोजगार का जरिया बना लिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रही। तो साथ ही साथ रेल इत्यादि के लिए भी जमीन की आवश्यकता पड़ी। रेल की पटरियों का विस्तार होता है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जमीन काट दी जाती है, खेत का जंगल काट दिए जाते हैं और वहाँ पे रेल की पटरियों को बिछाया जाता है। आसपास दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो, साथ ही साथ सड़क बनाने के लिए, क्योंकि सड़कों का भी बहुत विस्तार हो गया। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जंगल कम होते जा रहे हैं और लकड़ी का व्यापार भी होता है, लोगों को आवश्यकता होती है। पहले झूम खेती ली जाती थी लेकिन वो भी बंद हो गई और फिर अब आज़ादी के बाद भी बहुत समय तक ये चीज़ें चलती रही और फिर
सन 1988 में आखिर ये नियम लाया गया। कुछ नियम 1988 में बनाए गए। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। चूंकि इन सभी कारणों से वन कम होते जा रहे थे, तो फिर नियम बनाया गया राष्ट्रीय वन नीति। और ये वन नीति बना आपका 1988 में। इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, तो ये प्रावधान बहुत कड़े थे। जो 1988 में जो नियम बनाए गए थे, तो इसमें ये समझा गया कि जो वन है वहाँ पे आदिवासियों और ग्राम समुदाय की प्रमुखता होगी, वन का संरक्षण और विकास किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये माना गया कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे वनों को उपयोग करने का अधिकार है। और साथ ही साथ आदिवासियों को जंगल से लघु वनोपज करने का अधिकार मिला। और साथ ही साथ वन विभाग में रोजगार इत्यादि भी दिया गया, क्योंकि जहाँ जिस क्षेत्र पे प्रोजेक्ट आते थे और अलग अलग तरह के कार्यकलाप होते थे, सरकारी योजनाएं होती थी, तो उनको भी रोजगार इत्यादि दिया जा रहा था। साथ ही साथ बाघ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए थे इन नियमों के तहत। लेकिन बाद में महसूस होने लगा कि जो वन अधिनियम जो बना हुआ है, राष्ट्रीय वन नीति जो बनी हुई है, उसमें कुछ खामियां हैं। और उसे देखकर वन अधिकार अधिनियम ये बना 2006 में। 2006 में वन अधिकार अधिनियम बना, जिसमें कुछ प्रावधान बनाए गए कि यदि कोई व्यक्ति जैसे वन में रहता है तो उसे वहां निस्तार का अधिकार मिले। इसके साथ ही उसको जो व्यक्ति है जो वहां पे रहता है उसको किसी समुदाय या किसी एक तरह से ये माना जाए कि जो वहाँ का निवासी है उसको आजीविका के उद्देश्य से स्वयं की खेती के लिए अधिकार दिए गए, क्योंकि वो जंगल में ही रहता है और जंगल के आसपास के क्षेत्र में वो खेती करना चाहता है, तो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से वो अधिकार रख सकता है। साथ ही साथ वनोपज जो है उसके लिए अधिकार मिला कि वो वनोपज को उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ देख सकते हैं वनाश्रित समुदाय जो होते हैं उनको वनोपज का भी अधिकार मिला कि वो वनोपज इकट्ठा कर सकते हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है उनके द्वारा। साथ ही साथ जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको आवास गृह जो पूर्व में से ही रहते हैं निवासरत लोगों को, अर्थात झोपड़ी इत्यादि बनाकर रहते हैं या मिट्टी के मकान बना के रहते हैं, तो उनको आवास बनाने का और ये प्रावधान किया गया वन अधिकार अधिनियम 2006 में किया गया कि इस प्रकार से उनको इसके लिए मान्यता दी जाएगी, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। क्योंकि यदि मनुष्य का खुद का अधिकार सुरक्षित होगा तो वो वन को भी सुरक्षित रख पाएगा, रखवाली कर पाएगा। तो उनको इस प्रकार के अधिकार दिए गए कि वो न सिर्फ अपना जीवन यापन कर सके बल्कि साथ ही साथ वनों को भी बचा सकें। कुछ अधिकार उनको दिए गए, खेती कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिट भी किया गया कि वो अतिक्रमण नहीं करेंगे जंगल का, बल्कि जो चीज़ें उनको वहाँ पे मिली हुई है, जो उनके खेत हैं वो उसका अधिकार रख सकते हैं। जो उनके पास ज़मीन है जिस पे वो रहते हैं वहाँ पे वो अपना मकान को ठीक से बना सकते हैं। इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए। तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका जो शोषण एक तरह से कहा जा सकता है, शोषण ना हो, अन्याय ना हो उन पे, और वो रह सकें अच्छे तरीके से, अपना जीवन यापन उचित तरीके से कर सकें। और ये सारी व्यवस्थाएं की गई वन अधिकार अधिनियम 2006 में। तो जो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के नियम बनाने से बहुत हद तक परिवर्तन आया। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने, जैसे आपके पुस्तक में भी दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप पूरी कहानी पढ़िएगा तो आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से मनुष्य जो होता है वो न सिर्फ विनाश कर सकता है बल्कि साथ ही साथ चाहे तो अपने मनोबल के साथ प्रयासों के द्वारा वो अपने जंगल को और अन्य चीज़ों को संरक्षित करने के लिए भी काम कर सकता है। एक दामोदर की कहानी दी गई है जो जगदलपुर के पास संत कारमारी नाम के गांव में रहते थे और वो वहाँ के सरपंच थे।
काफ़ी लंबे समय तक जब वो सरपंच बने उससे पहले उन्होंने देखा था कि जंगल जो है उनके पास के उनका बहुत नाश किया जा रहा था। जो प्राकृतिक जंगल था वो भी नष्ट हो रहा था और साथ ही साथ जो जंगल वहाँ पे और बने हुए थे आसपास के वो भी नष्ट हो रहे थे। तो वो जब लगभग 35 वर्ष तक सरपंच के पद पे रहे थे और वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे। शुरुआत उन्होंने किया था कि वनों को सुरक्षित करने का कार्य, अर्थात जब वो सरपंच बने तब उसमें स्थिति ऐसी खराब हो गई थी कि जो वहाँ पे जंगल लगा हुआ था वो भी नष्ट हो रहा था। तो उन्होंने अपने तरफ से जंगल को लगाने का प्रयास किया और जितनी आवश्यकता है तो उनके ज़मीन के हिसाब से अनाज लिया गया। साथ ही साथ जो नष्ट हो चुका था जो वन वहाँ पे निस्तार के जंगल जो था उसे पहले लगाया गया। उसके बाद फिर पुराना जंगल था उसको भी विकसित किया गया। पशु चराना उन्होंने बंद कर दिया था जंगल से। साथ ही साथ वन विभाग से उन्होंने अलग अलग तरह के आम, चिरौंजी, महुआ, बीज, साल, ये आंवला, जामुन जैसे जो फलदार पौधे इत्यादि हैं उसे लेकर वहाँ पे वृक्षारोपण करवाया और धीरे 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 वो जंगल और ज़्यादा विकसित होने लगा। और इसके साथ मतलब यहाँ समझ लीजिए कि लगभग 215 एकड़ का जंगल, बहुत बड़ा जंगल होता है, उसको उन्होंने विकसित किया और उसके साथ साथ जो 100 एकड़ का और जंगल था जो पहले नष्ट हो रहा था उसको भी प्राकृतिक रूप से बचा दिया। तो अब हालत ये हो गई कि वहाँ पे रहने वाले जो समुदाय हैं वहाँ के वनोपज और अन्य चीज़ों से अपना जीवन और अधिक विकसित कर सके और साथ ही साथ औषधि प्रजातियाँ जो मिलती थी जंगल में उसका भी प्रयोग बहुत हद तक वो लोग कर पाए और अपना अधिक से अधिक विकास कर पा रहे थे। इसके साथ साथ एक राजनांदगांव का भी उदाहरण है जो कि वहाँ भी आपके पास पुस्तक में भी देख लेंगे आप कि वो उसमें दिया गया पूरी कहानी दी गई है किस प्रकार से उन्होंने अति चराई से नष्ट हुए इलाके को पूरा ठूट बन के रखे हुए जंगल को फिर से वापस उन्होंने रास्ते पे लाया और फिर घना जंगल बसा दिया। तो प्रयास यदि किया जाए तो हम आज भी इस हालत में हैं कि क्योंकि हम देख सकते हैं कि 23% वन है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, 43% वन है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि अभी भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। यदि हम प्रयास करें तो हम अपने वन क्षेत्र को और बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं वनों का। प्राकृतिक वनस्पति हमें प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत बड़ी पूंजी है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए और साथ ही साथ अपना योगदान अवश्य करना चाहिए। आपको और हमें निश्चित तौर पे वृक्षों की देखभाल करनी चाहिए और अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि हर साल कुछ पेड़ हम अपनी तरफ से लगाएं, ऐसे स्थानों पे लगाएं और उनकी सुरक्षा करने का दायित्व रहे। चूँकि ये काम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन भविष्य के लिए ये काम बहुत बड़ा होगा। चूँकि पेड़ को देखभाल करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। यदि आप रोज़ अपना 10 मिनट 15 मिनट भी दें तो बहुत हद तक ये काम किया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति पेड़ लगाने लगे तो करोड़ों पेड़ हर वर्ष ऐसे ही लग जाएंगे। हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से यदि हर व्यक्ति के नाम से एक पेड़ लगाया जाए हर साल तो बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और इस प्रकार से वापस हम देख सकते हैं कि 23% से 33% होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये है वनस्पति के बारे में, भारत की वनस्पति के बारे में हमने देखा और हमने देखा कि पूरे देश में किस प्रकार की वनस्पति है। चूँकि देश विविधता से भरा हुआ है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग किस्म की प्रजातियाँ मिलती है, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं और वो निर्धारित होते हैं मानसून से, बारिश से। मुख्य तौर पे सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पानी। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जीवन होता है, वन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है पानी, जिसके कारण हमारे वन जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग तरह से चूँकि देश की परिस्थितियाँ हैं तो अलग अलग तरह के वन हमें मिलेंगे। तो ये 5-6 प्रकार के वन होते हैं तो इसके बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको आपके लिए इसी प्रकार आपके काम की आपसे जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।